वेटिंग फॉर गोडो एज एन एब्सर्डिस्ट प्ले, यानी क्या क्या चीज़ें वेटिंग फॉर गोडो को एब्सर्डिस्ट प्ले बनाती हैं, एब्सर्ड प्ले बनाती हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बैकेट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड टाइप के ड्रामाज में सैमुअल बैकेट का प्ले वेटिंग फॉर गोडो सबसे इंपॉर्टेंट प्ले है। According to Martin Eslin, an absurd play shows a world where life has no longer meaning, people feel confused, and nothing important seems to happen. मार्टिन एस्लिन ने एक किताब लिखी थी द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और उस किताब में मार्टिन एस्लिन ने जो एब्सर्ड प्लेज के फीचर्स बताए थे, उसमें एस्लिन ने कहा था कि ऐसा प्ले जहां पर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लोग कंफ्यूज्ड हैं और कुछ भी इंपॉर्टेंट घटित नहीं होता है, इस प्रकार के जो प्लेज होते हैं वो एब्सर्ड थिएटर के प्लेज होते हैं। सच अ प्ले लैक्स प्रॉपर प्लॉट, ऐसे प्ले में प्लॉट नहीं होता है प्रॉपर। हैज सर्कुलर स्ट्रक्चर, ऐसे प्ले में स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, कहानी जहां से शुरू होती है आखिर कहानी वहीं वापस आ जाती है। इलॉजिकल डायलॉग, सवाल का जवाब जवाब नहीं बल्कि सवाल का जवाब सवाल हो सकता है, यानी कि कोई भी प्रश्न क्या पूछा है, जवाब क्या दिया, आपस में कोई लिंक नहीं होता है। मिनिमल सेटिंग, कोई ज्यादा साजो सामान नहीं चाहिए। वेटिंग फॉर गोडो में आपने देखा हो, दो आदमी है, एक पीछे पेड़ है, कुछ भी नहीं है, मिनिमल सेटिंग होती है। और सिंबॉलिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर सिंबॉलिक बोले तो एक कैरेक्टर, उसका नाम मान लीजिए व्लादिमीर है, तो वो व्लादिमीर नहीं है, वो मानवता का प्रतीक है। इन एक्शन, कोई खास एक्शन नहीं होता है, जैसे कहीं लड़ाई होती है, कहीं युद्ध होता है, कहीं समंदर होता है, कहीं प्रेम होता है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, एक्शन है ही नहीं। लैक ऑफ रेजोल्यूशन, और कहानी का अंत, यानी कि प्ले की शुरुआत में कोई प्रॉब्लम होती है जिसका आखिर में सॉल्यूशन रेजोल्यूशन होता है। यहाँ ऐसे प्लेज, वेटिंग फॉर गोडो जैसे एब्सर्ड प्लेज में कोई रेजोल्यूशन, किसी समस्या का समाधान आखिर में नहीं होता है। तो बैकेट का प्ले फुलफिल्स दीज demands as it is not like a traditional drama with a proper story. बैकेट का प्ले इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। इट इज नॉट लाइक ए ड्रामा, ट्रेडिशनल ड्रामा विद अ प्रॉपर स्टोरी। ऐसा ड्रामा नहीं है जैसे ट्रेडिशनल ड्रामा होते थे जहां प्रॉपर स्टोरी हुआ करती थी। इंस्टेड, बल्कि इट प्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ एज ए स्ट्रेंज रेपिटेटिव एंड अनसर्टेन। ये आदमी की जिंदगी को ऐसा दिखाता है कि जिंदगी बड़ी स्ट्रेंज है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं और निश्चितता कुछ भी नहीं है। ये पैराग्राफ माने तो दोस्तों, इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड के सारे फीचर्स आ गए हैं। आपने इसको अगर ऐसे ही लिख दिया और ये आपके एग्जामिनर ने अगर इसको पढ़ लिया अच्छे से, तो बाकी क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में जो कुछ चीजें लिखी बीच बीच में से एग्जामिनर देखेगा कहीं कहीं रुक के। लेकिन ये वाला पैराग्राफ अगर आपने यूं लिखा है तो फिर वो ज्यादा नहीं पढ़ेगा, उसको आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स वैसे ही देगा, क्योंकि यहां पर जो चीजें पूरे क्वेश्चन में हमने डिस्कस की हैं वो सब की सब हाईलाइट कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेटिंग फॉर गोडो इज कॉल्ड एन एब्सर्डिस्ट प्ले। एक बात करें तो एब्सर्डिस्ट प्ले इसको कहा गया है बिकॉज इट शोज द मीनिंगलेस कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमने सबसे पहला शब्द ये यूज किया था, मीनिंगलेस, के आदमी के जीवन का कोई मीनिंग है ही नहीं, ऐसा ऐसा जीवन दिखाता है ये प्ले। टू कैरेक्टर्स, व्लादिमीर एस्ट्रेगन, स्टैंड आउट ऑन अ रोड, वेट फॉर अ मैन नेम्ड गोडो, ही नेवर कम्स। अब ये क्या हुआ, देखिए, दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर एस्ट्रेगन वेट कर रहे हैं गोडो का, गोडो आता नहीं है। दिस वेटिंग कंटिन्यूज विदाउट एनी रिजल्ट, रेजोल्यूशन नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है क्योंकि गोडो आता ही नहीं है। एट द बिगिनिंग एस्ट्रेगन सेज नथिंग टू बी डन। एस्ट्रेगन शुरू में ही कहता है कोई काम नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है, विच शोज दैट देर इज नो एक्शन। मतलब क्या हुआ, नथिंग टू बी डन का मतलब क्या है, नो एक्शन, नो पर्पस। द प्ले हैज नो रियल प्लॉट। प्लॉट होता है ना, कहानी होती है, शुरुआत होती है, उसका मिडल होता है, उसका एंड होता है, उसमें ट्विस्ट आता है। यहां ऐसी कोई कहानी बाबा है ही नहीं। द सेम इवेंट्स आर रिपीटेड ट्वाइस। जो कुछ होता है वेट करते रहते हैं, शाम होते हैं, घर हो जाती है, घर चले जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, वेट करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, जिसका वेट कर रहे हैं वो आता ही नहीं है। एट द एंड डीडी एंड गोगो say we well shall we go, but they do not move.
वो कहते हैं चलते हैं लेकिन वहां से हिलते नहीं हैं। दिस सिंबलाइजेज मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एज वेल एज लैंग्वेज इज नॉट परफॉर्मेटिव हियर। ये सब कुछ किस चीज का सिंबल है? मीनिंगलेसनेस का सिंबल है। ये सब कुछ क्या दिखाता है? जिंदगी की मीनिंगलेसनेस को दिखाता है कि जीवन का मीनिंग नहीं है। यहां तक कि भाषा का मीनिंग नहीं है। अगर वो कह रहे हैं आओ चलते हैं तो उनको चलना चाहिए लेकिन मूव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा परफॉर्मेटिव नहीं है। भाषा परफॉर्मेटिव का मतलब होता है भाषा से हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो भाषा वो काम करे। मान लीजिए मैं आपको कहूं मुझे एक कप चाय पिला दो और आप मुझे चाय पिला दो, तो वो भाषा परफॉर्मेटिव है क्योंकि मेरे शब्दों से कुछ हुआ है। अगर मैं कह दूं चाय पिला दो और आपने चाय नहीं पिलाई तो इसका मतलब वो परफॉर्मेटिव नहीं है। सेकेंडली, द प्ले मिक्सेस बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इस प्ले में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को मिक्स किया गया है। कहीं हंसी आती है तो कहीं उदासी छा जाती है। ट्रेजाई कॉमेडी कहते हैं, दोनों का इकट्ठा मिलाकर के नाम बनाया गया है। इसमें सी कॉमन हो गया, ट्रेजिक और कॉमेडी का सी कॉमन हो गया। वन ऑन द वन हैंड कैरेक्टर जॉक, फॉल डाउन, एक्सचेंज हैट, स्पीक इन ए प्लेफुल मैनर। कैसे कैसे मजाक करते हैं, आपस में मजाक करते हैं एक दूसरे से। कैरेक्टर्स गिर भी जाते हैं, एक दूसरे की हैट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से दूसरा हैट में कभी फूंक मारते हैं, कभी उसको झाड़ते हैं। प्लेफुल चीजें होती हैं। दीज सीन्स मेक द ऑडियंस लाफ। इन सब चीजों को देखकर ऑडियंस हंसता भी है। दूसरी तरफ कैरेक्टर्स आर लोनली, कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस, होपलेस। ये देखिए कितना निराशाजनक है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो लोनली भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, हेल्पलेस भी हैं, होपलेस भी हैं। कोई नहीं है व्लादिमीर का, कोई नहीं है एस्ट्रेगन का, है ना। बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि सही जगह आए हैं नहीं आए हैं। हेल्पलेस हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है उनका। एक गुलाम के गले में रस्सा डाल रखा है, उसके वहां पर रस्से के कारण घाव हो रखा है ना। लेकिन कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है कि उस गुलाम को बचा ले, उस लकी को बचा ले। नाम बल्कि देखिए आइरोनिक नाम लकी रखा हुआ है बड़ा अनलकी। hopeless situation, they are not sure about Godot, rightness of the place to wait or the reason of wait। वो वेट क्यों कर रहे हैं, क्या वो सही जगह वेट कर रहे हैं या नहीं, या गोडो है कौन, आएगा कि नहीं, किसी चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। सच मिक्सचर ऑफ लाफ्टर एंड पेन मेक्स द प्ले अ ट्रेजाई कॉमेडी। और इन सब चीजों को, लाफ्टर और पेन को मिला दें तो ये ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। द ऑडियंस लाफ्स एट द कैरेक्टर्स बट एट द सेम टाइम दे फील पिटी फॉर देम। कैरेक्टर्स के लिए हमें दुख भी होता है और कैरेक्टर्स के साथ हम हंसते भी हैं। दिस मिक्सचर इज स्ट्रेंज, दिस इज एब्सर्ड। ये एक और चीज प्रूव करती है कि ये प्ले एक एब्सर्ड प्ले है। Another important idea is in the play is existentialism। ये एक फिलोसफी है। सार्टर और कामू इसके एक्सपोनेंट्स हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या है? द प्ले कैन बी कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले बिकॉज इट शोज दैट लाइफ हैज नो फिक्स्ड मीनिंग। जीवन का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर अलोन इन द वर्ल्ड एंड मस्ट फेस दिस ट्रूथ। आदमी बिल्कुल कल्ला है और आदमी को चाहिए कि इस हकीकत का वो सामना करे, इससे बचे नहीं। व्लादिमीर एस्ट्रेगन try to pass their time by talking, arguing, doing small action। थोड़ा थोड़ा कुछ करके, बातचीत करके, आर्ग्यू करके और जैसे तैसे टाइम पास करते। दे वॉन्ट टू फील दैट दे एग्जिस्ट। वो ये महसूस करना चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो हैं दुनिया में, है ना। ये भी उन्हें तसल्ली करवाने की जरूरत है। एस्ट्रेगन क्या कहता है? वी ऑलवेज फाइंड समथिंग डी टू गिव अस द इम्प्रेशन वी एग्जिस्ट। हमें कुछ ना कुछ ऐसा बहाना मिल जाता है डीडी कि हमें यूं लगता है हम एग्जिस्ट करते हैं। यस यस, वी आर मैजिशियंस। आदमी यही जादूगरी है आदमी की कि एग्जिस्ट करता है, इसमें ही भी जादू है ना। दिस शोज देयर स्ट्रगल टू फाइंड मीनिंग। जीवन में मीनिंग ढूंढने की कोशिश है। दे आर अनश्योर अबाउट देयर टाइम, मेमोरी, इवन देयर ओन आइडेंटिटी। वो कौन है, आज दिन कौन सा है, वो कल आए थे नहीं आए थे, उनकी यादाश्त, उनका टाइम, उनकी अपनी पहचान, सब कुछ अनिश्चित है। दिस कंफ्यूजन रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी में इसी तरह के विचार हुआ करते हैं। द प्ले कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ क्रिश्चियन और रिलीजियस प्ले। आप इस प्ले को कहें तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है, ये एक धार्मिक प्ले है। गॉडो शायद गॉड हो सकता है
और इसमें बाइबल का जिक्र भी है, क्रिश्चियनिटी का जिक्र भी है। मैनी क्रिटिक्स बिलीव दैट गोडो मे रिप्रेजेंट गॉड। व्लादिमीर एंड एस्ट्रेगन आर लाइक ह्यूमन बींग्स वेटिंग फॉर गॉड टू कम एंड गिव मीनिंग टू देयर लाइव्स। आम आदमी की तरह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में घूमते फिरते हैं, क्या पता कहीं भगवान मिल जाए। जाते रोज हैं, मिला कभी नहीं, बिल्कुल गोडो की तरह। हाउ एवर गोडो नेवर कम्स, गोडो कभी आता नहीं है, जैसे भगवान कभी मिलता नहीं है। दिस मे शो दैट ह्यूमन बींग्स आर वेटिंग फॉर डिवाइन हेल्प। ह्यूमन बींग डिवाइन हेल्प की जो है ना उम्मीद में बैठे हैं, बट इट डज नॉट कम, डिवाइन हेल्प आता नहीं है। देयर आर ऑल्सो सम रेफरेंसेज टू द बाइबल इन द प्ले, बाइबल का भी जिक्र है जैसे मैंने पहले कहा। फॉर एग्जाम्पल व्लादिमीर टॉक्स अबाउट द टू थीव्स हु वर क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के साथ दो चोर थे, उनको क्रूसीफाई किया गया था। वन वॉज सेव्ड, अदर वॉज नॉट। एक बच गया था, एक को नहीं बचाया जा सका था। दिस शोज द आइडिया ऑफ होप एंड अनसर्टेनिटी इन रिलीजन। धर्म में अनसर्टेनिटी, धर्म में होप के विचार का व्यक्त करती है। द प्ले डज नॉट गिव एनी क्लियर रिलीजियस मैसेज। ये प्ले जो है कोई क्लियर मैसेज नहीं देता है धार्मिक चीजों के बारे में। Another important feature of the play is the use of symbols. एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस प्ले में है वो है सिंबल्स का यूज करना। द कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द प्ले रिप्रेजेंट डीपर आइडियाज। जैसे पेड़ है, उसके ऊपर पहले एक भी पत्ता नहीं होता है, दूसरे दिन कुछ पत्ते होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दुनिया बिल्कुल स्टिल नहीं है, कुछ तो चेंज हो रहा है। जैसे प्ले में देखा गया कि स्टैटिक है, सब कुछ वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसा ही है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, कल आसमान में बादल नहीं थे, हवा नहीं चल रही थी, आज हवा चल रही है, आज थोड़े से बादल हैं, तो चेंज तो है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है। जिंदगी में जो चेंज जितना होना चाहिए वैसा नहीं है। कैरेक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं, डीपर आइडियाज भी हैं। व्लादिमीर एस्ट्रेगन आर सिंबल्स ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। व्लादिमीर और एस्ट्रेगन पूरी मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द कॉमन मैन हु इज कंफ्यूज्ड एंड सर्चिंग फॉर मीनिंग। वो पूरी मानवता को रिप्रेजेंट करते हुए कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कंफ्यूज्ड है और जिंदगी में मीनिंग ढूंढ रहा है। गॉडो इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल। ही मे स्टैंड फॉर गॉड, होप, डेथ, पर्पज ऑफ लाइफ। इन सब चीजों का प्रतीक गुड़ हो सकता है। द ट्री इन द प्ले इज ऑल्सो सिंबॉलिक। इन द फर्स्ट एक्ट इट इज बेयर, इन द सेकंड एक्ट इट हैज फ्यू लीव्स। जैसा मैंने पहले कहा, पेड़ के ऊपर पहले दिन पत्ता नहीं होता है, दूसरे दिन पत्ता होता है। दिस मे सजेस्ट ए स्मॉल साइन ऑफ होप, बट इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा चेंज जीवन में, थोड़ी सी होप जीवन में बनती है, लेकिन वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। पोजो एंड लकी आर ऑल्सो सिंबॉलिक। कैरेक्टर्स टोटल 5 में से 4 कैरेक्टर्स हैं, वो सिंबॉलिक है, पांचवा भी सिंबॉलिक है। पोजो रिप्रेजेंट्स पावर। देखिए पावरफुल लोगों ने किस तरह से गले में रस्सी डाल रखी है पावरलेस लोगों के, ये आप हर रोज देखते हैं जीवन में। कंट्रोल है उनके पास। लकी रिप्रेजेंट स्लेवरी एंड सफरिंग। लकी स्लेवरी को और सफरिंग को रिप्रेजेंट करता है। देयर रिलेशनशिप शोज हाउ वन पर्सन कैन डोमिनेट अनदर। उनका रिलेशनशिप ये भी शो करता है कि किस तरह से वन पर्सन कैन डोमिनेट अनदर। एक आदमी जिसके पास पावर है वो दूसरों को कैसे डोमिनेट करता है। दैट्स हाउ इट इज ऑन द that's how it is on this bitch of an earth, they say। वो कहते हैं इस कुत्ती जमीन पर, इस कुत्ती जमीन पर देखो ऐसे ही होता है। इससे बढ़िया बात और क्या कहेगा बैकेट, बताइए आप। द प्ले ऑल्सो शोज फेलियर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हमने ऊपर भी जिक्र किया, भाषा को जो काम करना चाहिए, भाषा वो काम करती नहीं है। भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, भाषा बहुत काम करती है। किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया आपने कि मान लीजिए सेना के मुखिया ने कह दिया कि भाई चलिए दुश्मन देश पर अटैक कर दो, भाई कितनी बड़ी बात है, अटैक कर दो, हाँ जी फाइनल डिसीजन हो गया, ओके लेट्स स्टार्ट द अटैक। तो सब वहां से उठेंगे, जाएंगे, सब सेनाओं को कहेंगे, सब अपने जहाज, अपने शेप, अपने फौजी तैनात कर देंगे और अटैक के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए एक सेंटेंस, फाइनली वी शुड गो फॉर अटैक, कितना चेंज कर दिया उसने। तो भाषा में इतनी पावर होती है। और यहां इस प्ले में भाषा ऐसा है कि कुछ भी उससे होता नहीं है, वो कहते चलो चलते हैं और नहीं जाते हैं। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का फेलियर है। द डायलॉग्स आर ऑफन कंफ्यूजिंग, मीनिंगलेस। डायलॉग्स जो है वो मीनिंगलेस हैं, कंफ्यूजिंग हैं। कैरेक्टर्स फॉरगेट व्हाट दे सेड। कैरेक्टर भूल जाते हैं हमने क्या कहा था। दे रिपीट देयर वर्ड, समटाइम्स स्पीक विदाउट लॉजिक, बिना तर्क की बात करते हैं। दिस शोज दैट लैंग्वेज इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस ट्रूथ क्लियरली। इसका मतलब ये है कि भाषा को जो ट्रूथ
व्यक्त करना चाहिए वो क्लियरली व्यक्त नहीं कर पाती है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड ईच अदर। ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। लैंग्वेज नेवर अपीयर्स परफॉर्मेटिव। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लैंग्वेज परफॉर्मेटिव नहीं है। परफॉर्मेटिव का मतलब होता है आपने जो बोला, भाषा से जो इफेक्ट होना चाहिए था वो इफेक्ट भाषा से नहीं हो रहा है। Another absurdist feature is the uncertainty of time and place. कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है, कौन सा प्लेस है, यहाँ आए थे, कल यहाँ थे, नहीं थे, वो कंफ्यूज्ड हैं। टाइम इज ऑल्सो अनक्लियर। कैरेक्टर्स डू नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड यस्टरडे। कैरेक्टर्स को याद नहीं है। दे डू नॉट रिमेंबर व्हाट डे इट इज। उनको याद नहीं आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, क्या है। दिस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ कंफ्यूजन एंड इनस्टेबिलिटी। इससे कंफ्यूजन और इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। इट शोज दैट ह्यूमन लाइफ इज नॉट फिक्स्ड और सर्टेन। जीवन फिक्स नहीं है, जीवन सर्टेन नहीं है। फाइनली द प्ले हैज नो प्रॉपर प्लॉट, नो प्रॉपर एंडिंग। ना प्रॉपर प्लॉट है, ना प्रॉपर एंडिंग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ना आता है, ना जाता है, और ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़ा अजीब है। गोडो डज नॉट कम, नथिंग इज रिजॉल्व। ना गोडो आता है, ना रिजॉल्व होता है कुछ। कैरेक्टर्स रिमेन इन द सेम सिचुएशन। कैरेक्टर्स जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। द लैक ऑफ कंक्लूजन रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट लाइफ इटसेल्फ हैज नो क्लियर मीनिंग और फाइनल आंसर। जीवन का खुद का कोई मीनिंग नहीं है और जीवन के एंड में अपना कोई फाइनल आंसर जीवन के पास नहीं है कि हम जीवन का क्या करना चाहते थे, जीवन हमारा क्या करना चाहता था, वो हुआ कि नहीं हुआ। Thus, waiting for Godot is a perfect example of an absurd display. हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो हमने पहले पैराग्राफ में बात कही थी उसी का शॉर्ट फॉर्म और उसी चीज को हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि एब्सर्ड प्ले की जो कंडीशंस मार्टिन एस्टरी ने अपनी किताब थिएटर ऑफ एब्सर्ड में बताई थी वो कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये प्ले एक एब्सर्ड डिस्प्ले बन जाता है। इट प्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ एज मीनिंगलेस, रेपिटेटिव, अनसर्टेन। एट द सेम टाइम ट्रेजाई कॉमेडी भी है ये, हाईलाइटिंग एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी। हर एक पैराग्राफ की बात करें तो किसी में मीनिंगलेस, किसी में रेपिटेशन, अनसर्टेनिटी, किसी में ट्रेजाई कॉमेडी, किसी में एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी, इनका ही तो जिक्र किया है हमने। उसको कंक्लूड कर रहे हैं। इवन रिलीजियस प्ले विद सिंबॉलिक मीनिंग, दो पैराग्राफ, एक में रिलीजियस प्ले का, एक में सिंबॉलिक मीनिंग्स का हमने जिक्र किया है। थ्रू सिंपल कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस बैकेट शोज द डीप ट्रूथ दैट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज वेटिंग फॉर समथिंग दैट मे नेवर कम। सिंपल कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के माध्यम से बैकेट ये दिखाता है, ये गहरा ट्रूथ दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हमेशा इंतजार करते हैं उस चीज का जो कभी आती नहीं है। उन्हें ये पता भी नहीं है वो चीज क्या है और उन्हें उस चीज से उनकी मुलाकात कभी हो नहीं पाती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।